एक फिनोमिना समझाने की कोशिश कर रहा था, उसके बारे में बात करेंगे। इट्स कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखो ये क्या चीज होती है, इंपॉर्टेंट है और पी ब्लॉक में ही होता है, ये सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही होता है, इसको समझेंगे अपने। तो थोड़ा सा आप लिख लेंगे अपने साथ, कॉपी में साइमल्टेनियसली चला रहे हैं तो लिखिएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ये क्या चीज होती है इसको हम समझें प्लीज। अभी तक ध्यान दो, बातें नहीं करो। देखिए पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखोगे, या पहले थोड़ा सा मैं आपको लिखवाता हूं इसके बारे में, ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले एक चीज आती है ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर। ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज होती है, देखिए आप, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर obtained after removing all the valence electrons of an atom in a group। मतलब इसको मैं, अगर इसको मान लीजिए मैं कैपिटल जी से इंडिकेट करता हूं, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर को मैं कैपिटल जी से इंडिकेट कर देता हूं। तो ये क्या चीज होती है कि आप सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हटा दो तो जो ऑक्सीडेशन नंबर मिले वो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अपन क्योंकि पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली जैसे पी ब्लॉक के ग्रुप हैं आपके, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, है ना। इनकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है क्या होती है, इसकी होती है NH2, NP1, NH2, NP2, NH2, NP3, NH2, NP4, ये सब लिखना है आपने जरा प्लीज, है ना। NH2, NP5, NH2, NP6। जो अपने सिलेबस कंटेंट में है वो है ये वाले 1, 2, 3 और 4, ये चार अपने सिलेबस कंटेंट में है, ठीक है, जो अपन ने इस साल करने। पर वैसे अपन बात करें जनरल प्रॉपर्टीज की, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें भाई, हर एक में, हर ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो जरा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 13th में कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल है ना, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 and 3 5, 2 and 4 6, 2 and 5 7, 2 and 6 8, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। अब इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है, सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो तो 13 ग्रुप के सभी मेंबर्स का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर है +3। इनका है 14 का +4, 15 का +5, 16 का +6, 17 का +7, 18 का +8, ये ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर है। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इन ए ग्रुप। सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है आपको वो क्या कहलाता है, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है।
ठीक है, तो ये तो ही एक बात। अब ये ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब पता क्या निकलता है कि जो अपने कंपाउंड्स बनाएंगे उनमें ये ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करते, ठीक है। जैसे मान लो 13 ग्रुप का पहला मेंबर बोलना बोरोन, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो होता है उसमें बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, +3। अब 14 ग्रुप का पहला मेंबर कार्बन, तो कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे हो गया CCl4, तो इसमें क्या हो गया +4, ठीक है। उसी तरह से आपके पास यहां पर आया जैसे +5, तो जैसे PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये हो गया +5, ठीक है। 6th ग्रुप में आओ तो जैसे SF6 +6, 7th ग्रुप में आओ तो आपका जैसे IF7, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये क्या होता है कि ये जैसे आपके पास जेनॉन के कुछ कंपाउंड होते हैं, मतलब इसमें नहीं भी बनते अगर, तो थ्योरेटिकली अपने +8 की बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके जो अपन बात करें कि वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स लग जाते हैं इस तरह के कंपाउंड से बनाते हैं, ये इनका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करते हैं अपने कंपाउंड्स में, और ये अपने सारे के सारे NS इलेक्ट्रॉन्स और सारे के सारे NP इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए देते हैं, तब ये ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है अपने कंपाउंड्स पे। ये तो ही एक बात। अब बात ये आती है कि जो आपके इस इन ग्रुप्स में पर्टिकुलरली जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, इन सभी ग्रुप्स में जो हैवियर एलिमेंट, हैवियर मतलब लास्ट के 3-3 वाले एलिमेंट्स, उनमें क्या होता है कि ये एक और ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं जो कि ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर से 2 यूनिट कम होता है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेंगे अपने पास, लिखिएगा दी heavier elements of P block, the heavier elements of P block, ब्रैकेट लिख लो, एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 4, 5 and 6, bracket close, also show an oxidation state of an oxidation state, कॉमा लगा के ऑफ की जगह, an oxidation state which is 2 units less, which is 2 units less than the group oxidation number. ब्रैकेट लिख लो G-2, ऐसे लिख लो G-2, 2 यूनिट्स कम होती है। अभी मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। This happens because fourth period onwards, there are D and F completely filled orbitals, in which due to poor shielding effect, the effective nuclear charge
the effective nuclear charge is increased to such a great extent that in the following d block elements the nucleus does not allow the ns2 electrons, does not allow the ns2 electrons to participate in bond formation, to participate in bond formation these pair of electrons, these या this ऐसे लिखो, this pair of electron is tightly held like an inert gas and hence this phenomena is called inert pair effect. This phenomena is called inert pair effect. देखिए क्या होता है, इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्ट ना करे। अब अगर रिएक्ट करेगा तो जहां रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स देगा। यहां पर ये क्या कह रहा है कि नॉर्मली जब आप पी ब्लॉक की बात करते हैं तो वो अपने जो एनएस और एनपी आउटर मोस्ट शेल के एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में दे देता है। यहां पर तीनों बॉन्ड फॉर्मेशन दे देगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा? +3। लेकिन जब आप इनके हैवियर एलिमेंट्स में जाते हो ना, तो जिनमें मतलब आपका फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड्स, फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक शुरू होता है, फिफ्थ में फिर एफ ब्लॉक भी आ जाता है, फिफ्थ सिक्स में फिर आपके एफ ब्लॉक भी आ जाता है, सिक्स में जाके सॉरी। तो वो क्या होता है कि उसके उस कारण से मैं भी आपको बताता हूं कैसे, कि वो इतना न्यूक्लियस टाइट कर लेता है कि ये एनएस के इलेक्ट्रॉन्स को निकलने नहीं देता। अगर ये एनएस इलेक्ट्रॉन्स को निकलने नहीं देगा, न्यूक्लियस अगर ये एनएस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड फॉर्मेशन में निकलने नहीं देगा, तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में क्या बनेगा? +1। इसमें क्या बनेगा? +2, +3, +4, +5 और +6, यानी कि 2 यूनिट कम, G-2 बनेगा। -2 किस लिए? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये बिल्कुल इनर्ट हो जाएंगे, नॉन रिएक्टिव। इसीलिए इस फिनोमेना को क्या बोलते हो आप? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आपको सभी में देखने को भी, नोबल गैसेस की बात अलग है, ये आपको सभी में लगभग देखने को मिलता है, खासतौर पे जो आपके पहले 3 है इनमें तो खासतौर पे देखने को मिलेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको। इससे होता क्या है और ये क्यों होता है वो अपन समझते हैं। देखिए क्या है कि पीरियोडिक टेबल ये हटा सकता हूं ना, ये तो अपन ने लिख लिया था पहले। पीरियोडिक टेबल का हिसाब किताब थोड़ा समझना पड़ेगा आपको ध्यान से मेरी बात को, ठीक है? मैं बार बार शील्डिंग इफेक्ट और इस चीज की बात करता हूं ना, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है? आप एक बात समझिए, जैसे मैं सेकेंड पीरियड में जाता हूं, सेकेंड पीरियड में मेरे पास है लिथियम, बेरिलियम, फिर इधर से शुरू हो जाता है, फिर इधर से शुरू होता है प्रोसेस, है ना? इधर से शुरू होता है
मेरे पास क्या होता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, है ना। साइज के बारे में बात करें तो कौन बड़ा, लिथियम बड़ा, फिर बेरिलियम छोटा, और आगे से आगे साइज क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। एटॉमिक साइज छोटा क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता है। चलो बहुत अच्छी बात है। ये कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड। कैसे, इससे ऊपर कौन सा रहेगा, हाइड्रोजन हीलियम वाला रहेगा हॉरिजॉन्टली अगर देखें, ठीक है। चलो ठीक है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए पहले, ठीक है। उसके बाद लिथियम के बाद इधर से क्या आएगा, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर इधर से क्या आएगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यहां तक कोई बात खास नहीं है, ये थर्ड पीरियड आ गया। बात शुरू होती है फोर्थ पीरियड से। क्यों फोर्थ पीरियड से शुरू होती है, क्योंकि फोर्थ पीरियड से क्या होता है कि डी ब्लॉक शुरू हो जाता है बीच में। अब आप एक चीज समझे भी, यहां पर पोटेशियम है, फिर आपके पास कैल्शियम है। साइज मान लो पोटेशियम का ये है, फिर कैल्शियम का छोटा होगा, तो उसके बाद अगर मान लो ये 10 एलिमेंट नहीं होते तो एल्यूमिनियम का थोड़ा छोटा हो जाता है इससे, जो भी यहां पर गैलियम सॉरी जो होता थोड़ा छोटा हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पोटेशियम कैल्शियम का स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 10 एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गए। तो और इनमें साइज घटने का इंपैक्ट वही रहता है। साइज इसमें हालांकि उतना ज्यादा नहीं घटता, धीरे धीरे घटता जाता है। तो आप समझ सकते हो कि गैलियम का 10 एक्स्ट्रा एलिमेंट आने के कारण, 10 एक्स्ट्रा एलिमेंट आने के कारण, 10 एक्स्ट्रा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये साइज का इंपैक्ट आगे कंटिन्यू करेगा। तो अगर ये 10 एलिमेंट ना होते तो इसका साइज किससे छोटा होता, जस्ट कैल्शियम के बाद इसका नंबर आता। लेकिन अभी 10 एक्स्ट्रा आने के बाद यहां पर क्या हो गया, साइज कंपैरेटिवली ज्यादा छोटा हो जाता है गैलियम, यानी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि गैलियम में जैसे मान लो NH2NP1 है ना, मतलब ये चीज हमें देखने को, बोरॉन में तो तीनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, एल्यूमिनियम भी तीनों दे देता है, गैलियम भी तीनों देता है। लेकिन क्या है, गैलियम के पास न्यूक्लियस ना इसको कस के पकड़ता भी है, NH2 को कस के पकड़ लेता है। तो क्या होता है कि गैलियम का अगर एक क्लोराइड आपको ये मिलेगा, गैलियम का GaCl3, तो गैलियम का GaCl भी मिलेगा, यानी +3 के साथ साथ क्या मिलेगा, G-2 का मतलब +1 भी मिलेगा। और उसका कारण क्या है कि न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ गया है, ये NH2 इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी इतनी आसानी से बाहर नहीं जाने देता। अब आप आओ अगले पर, यहां पर जैसे आप अगले पर शुरू होते हैं तो अगली सीरीज आपके पास आती है, ठीक है ना। यहां पर जैसे आपके पास आया ये बैंगन, आलू, गाजर, इंडियम आ गया आपके पास, ये इंपैक्ट और भी बढ़ जाता है। 3D के मुकाबले यहां पर 3D बढ़ते हैं, यहां पर 4D बढ़ता है, तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो यहां पर भी आपको इंडियम में भी ऐसा होता है, इंडियम का ट्राइक्लोराइड भी मिलता है और इंडियम का ICl, मतलब आप ये कह सकते हैं INCl भी मिलता है, +3 और +1 दोनों मिलते हैं। लेकिन क्या होता है कि +1 वाला इंपैक्ट, मतलब INCl ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू GaCl। G-2 की स्टेबिलिटी नीचे जाते हुए बढ़ती है। यहां पर जब लास्ट में आओगे, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पीरियड में जब आप आते हो, तो अगर आपको ध्यान हो, सिक्स्थ पीरियड में यहां पर लैंथेनॉइड होता है, और यहां पर अब आपके पास जो ये 5D सीरीज बढ़ती है, 10 एलिमेंट जो आपके पास ये बढ़ते हैं, प्लस इसमें क्या होते हैं, 14 एलिमेंट्स और होते हैं, और इनमें भी साइज घटता है। तो आप बेसिकली क्या होता है कि यहां से आप जैसे आप आए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और इधर क्या आएगा, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम, सीजियम, बेरियम, लैंथेनम के बाद मतलब ये साइज छोटा होना शुरू हुआ। लैंथेनम के बाद इधर सीरियम से लेकर आपका ल्यूडिशियम तक छोटा हुआ, उसके बाद फिर इधर से शुरू हो गया आपके पास ये हाफनियम से लेकर छोटे छोटे होते होते इतना इंपैक्ट ज्यादा आएगा कि यहां पर जब आपके इंडियम के बाद जब आपके यहाँ थैलियम होगा ना, तो थैलियम में तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूक्लियस देगा ही, क्योंकि यहां पर 5D के साथ साथ 4F भी आ जाते हैं, 24 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो न्यूक्लियस इतना ताकतवर हो जाता है कि थैलियम तो सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि TlCl बनाएगा, थैलियम जो है TlCl3, उसके तीनों इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, NS के 2 इलेक्ट्रॉन्स पकड़े जाते हैं, बिल्कुल कस के पकड़ लेता है न्यूक्लियस। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है नीचे जाते हुए बढ़ता है, और G-2 की स्टेबिलिटी नीचे जाते हुए बढ़ती चली जाती है। हाँ, देखिए कभी भी मेटेलिक कैरेक्टर की इस तरह से काउंट नहीं होती कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो देता है, कितने ईज के साथ देता है वो बात होती है। अब जैसे मान लो सोडियम जो है वो तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है,
और मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन देता है। ये सोडियम का साइज है, ये मैग्नीशियम का साइज है, एल्यूमिनियम का साइज है। गिनकर तो इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा देता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेटेलिक इसमें सोडियम है। क्यों? दिल की बात हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही है ना। कितनी बार अपन कितनी कहानियां सुनते हैं ना, इस सेठ से मतलब नहीं, अपने सेठ आपको 1000 रुपए दे, उसका दिल ऐसे होता रहे नुकसान हो गया। कोई गरीब आदमी अपने को उसके पास हो ही 10 रुपए, वो आपको दे दे, वो बड़ा दान है। दिल की बात हो रही है यहाँ पर, कितना दान दे रहा है उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, अपने तो वो नोटों से गिनते हैं ना हर चीज को, अपन साइंस वाले कॉमर्स के हिसाब से सोचते हैं, किसने तो इतना पैसा दिया ही नहीं है, तो वो नहीं है। दिल की बात हो रही है। मेटेलिक का मतलब कितना ईज के साथ हो देता है। ठीक है, तो ये जो है ये इंपैक्ट कुल मिला के इसी तरीके से आपको जो है कार्बन वाले में अगर आप चलोगे या नाइट्रोजन वाले में आप चलोगे तो नीचे जाते हुए ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होता जाता है। अभी यहां पर बात करते हैं कि ये एलिमेंट्स जब एक्स्ट्रा आते हैं तो साइज छोटा क्यों होता है, साइज छोटा क्यों होता है वो समझिएगा मेरी बात को। देखो, पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये आर्गन के बाद 3D खाली रहता है, 4s1 बढ़ता है। कैल्शियम की क्या होती है, 4s2 बढ़ता है। स्कैंडियम की क्या होती है, 3d1 बढ़ता है। तो ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन आता है ना, जब स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन आता है लास्ट से अंदर वाली शेल में आता है सौरभ, ठीक है, तो लास्ट से अंदर वाली शेल में आता है तो हम ये मानते हैं कि वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को, जो एस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, उस फिनोमेना को आप क्या बोलते हो, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है ना। तो आप देखिए, अब एक स्टूडेंट आता है नया, मैंने आपको शायद एग्जांपल भी बोला था, वो स्टूडेंट ऐसे नहीं आएगा। अगर वो स्टूडेंट आएगा तो मेरे को फीस देगा, यानी मेरे को अगर एक एलिमेंट आगे की बात कर रहे हैं, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, अभी अपना क्लासरूम स्कैंडियम है, टाइटेनियम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्टूडेंट और लाना पड़ेगा। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसे नहीं आएगा, वो न्यूक्लियस में भी तो ताकत बढ़ेगी, वो फीस देगा। ठीक है, तो इधर से एक प्रोटॉन बढ़ा, उधर से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अगर तो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में जाके बैठ जाता, कोई इश्यू नहीं था, जैसे एस और पी ब्लॉक में यही होता है, एनएच मतलब एन नंबर बाहर सबसे बाहर वाली में जाके बैठ जाता है। लेकिन डी में क्या होता है, वो बट्टा बीच में आके बैठता है। अब वो आके आया तो बाद में, ठीक है, अब स्कैंडियम की बात करें, आया, उसने मेरे को फीस दी, जाके बैठ गया बीच की किसी रो में। अब वो कर रहा है बातें, चकर पकड़। तो जो बेचारा मेरे से जो मेरी क्लास में अच्छा खासा पहले से लास्ट स्टूडेंट बैठा होता, जीनिया जो बैठी थी, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, मेरे लिए तो वो भी उतने ही अजीज है जितने आप। तो मैं पूरी ताकत से बोल रहा था कि उस तक मेरी आवाज जाए, लेकिन वो बात में बीच में आके बातें करने लगा तो क्या हो गया, जीनिया पे मेरा जो होल्ड था या मेरी जो आवाज जा रही थी कम हो गई। दिस इज व्हाट यू कॉल शील्डिंग इफेक्ट। ऐसा ही कुछ होता है जब नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स लास्ट से अंदर वाले भर रहे थे, लास्ट वाली बाहर वाली शेल पहले भर गई, ये अंदर वाले भरते हैं। इस पीरियड, फिफ्थ पीरियड में पहले 5s भरता है बाहर वाला, फिर 4d भरता है। 6 पीरियड में पहले 6d भरता है, 6s भरता है सॉरी, फिर क्या भरता है इधर, 5d भरता है। तो लास्ट से अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन आता है तो वो स्क्रीनिंग करता है, शील्डिंग करता है। इसको शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। टेक्निकली अब अपन बात करें तो दिस इज दी repulsive forces on the outer electrons by inner electrons against nuclear attraction। ढाल होती है ना, ढाल, मेरी जो आवाज है या मेरा जो आकर्षण है वो मेरा फोर्स है, उसके बीच में आप ढाल बन के, दीवार बन के खड़े हो सारे, जो मेरी ताकत मेरे लास्ट इलेक्ट्रॉन तक जानी चाहिए। ठीक है, और आप एक तरह से दीवार बन के खड़े हो, आप बातें कर रहे हो या आप उसको रिपेल करो तो भाग यहां से, तो वो चला जाएगा आसानी से, या उसका मेरे ऊपर कंट्रोल कम हो जाएगा। तो उसकी मन की स्थिति क्या होगी, सुनाई तो कुछ देता नहीं यार, कोई मजा नहीं है, तो वो मतलब दिल से दूरी तो दूर होगी ना, तो साइज क्या हो गया, बड़ा। तो हम यहां पर एक्चुअली ये एक्सपेक्ट करते हैं, यहां पर शील्डिंग इफेक्ट होता है तो साइज क्या होना चाहिए एटम का, बड़ा। स्कैंडियम से टाइटेनियम बड़ा 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 ऐसे होना चाहिए। और लैंथेनाइड्स में तो ये तो इनमें तो क्या होता है, n-2 में होता है, मतलब आप समझो कि 6s पहले भरता है और इसमें 4s भरता है, तो 6 तो मतलब n हो गया, 4 क्या हुआ, n-2 हुआ, और भी अंदर वाला हो गया तो शील्डिंग करेगा। ठीक है, तो इस शील्डिंग से क्या होना चाहिए, साइज हमने ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप ट्रांजिशन सीरीज और ट्रांजिशन सीरीज में चलते हो, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि साइज जो है दैट मस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि वो आके नया बंदा आया, बीच में आके बैठा, वो रिपेल कर रहा है। लेकिन वो नया इलेक्ट्रॉन, ये तो होता है शील्डिंग इफेक्ट, वो नया इलेक्ट्रॉन, वो नया स्टूडेंट एक बात भूल गया कि गुरु तो गुरु ही रहते हैं।
यहां पर लड़ाई है। लड़ाई किसके बीच में है? मेरे में और जो आकर बैठा उसके बीच में। मैं उसको शोर नहीं मचाने देता, मैं उसको बातें नहीं करने देता, ठीक है ना। दो नीचे पड़ेंगे कान के अगर तू बातें करेगा तो, ठीक है ना। तो क्या होगा, वो बीच में आके बैठा मगर वो अपना शील्डिंग वाला काम नहीं कर पाया। दिस इज व्हाट यू कॉल पुअर शील्डिंग। लेकिन उसके आने से मेरे पास तो प्रोटॉन बढ़ गया, मैं तो ताकतवर हो गया। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, जितनी ताकत से मैं उसको की उससे ज्यादा जोर से मेरे पास मेरी आवाज जा रही है उसके पास। वो भी सोचिए सर को हो क्या गया, ताकत बोल रही है भाई, ठीक है ना। तो क्योंकि जो जिसने आके खराब करना था वो तो पुअर निकला और मैं शेर हो गया। तो विनर कौन हुआ, न्यूक्लियस। तो उसका इंपैक्ट एक्चुअली जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आता है वो ये आता है कि जो हमने सोचा था साइज बढ़ेंगे, एक्चुअली इनमें क्या होता है, साइज घटते चले जाते हैं और ताकतवर कौन होता चला जाता है। तो वो जो इंपैक्ट आगे तक आता है ना, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन बन जाता है। वो न्यूक्लियस इतना ताकतवर हो जाता है कि अब वो कहता है कि भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं नहीं जाने देता, बाहर वाला पी वाला तू चला जाए, एस वालों को तो मैं बिल्कुल नहीं जाने देता। और वो इंपैक्ट इसीलिए आगे जाते हुए मतलब ये हैवियर में नजर आता है। यहां पर इधर कुछ है ही नहीं तो ऐसा नजर नहीं आ रहा आपको, यहां इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि फिर यहां पर डी और एफ, और जब आपको यहां तो सबसे ज्यादा प्रोनाउंस्ड है इसमें, इस लाइन में जितने भी एलिमेंट्स है 6 पीरियड में, उनमें सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि उसमें डी के साथ साथ कौन आ गया, एफ भी आ गया। तो ये फिनोमेना जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको अपने पर्टिकुलरली क्योंकि वी आर डीलिंग विद ग्रुप नंबर 15, तो इसी के बारे में अपन बात करते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लेते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लेते हैं। अब आपको समझ आ गई पुअर शील्डिंग क्या होता है, ठीक है। शील्डिंग पुअर ही होती है टेक्निकली अगर आप बात करें, शील्डिंग पुअर क्यों होती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नोड्स। आपको अगर ध्यान हो, नोड एक एटम के चारों तरफ ऐसा एरिया होता है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 0। तो आपको पता होगा कि डी और एफ में नोड्स ज्यादा होती, तो जितनी ज्यादा नोड्स होती है, जैसे 5D और 4D में से 5D में नोड्स ज्यादा होती। कुछ ध्यान है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, कोई बात नहीं, चलो मैं आपको आने अभी वर्बली सुन लो। तो नोड जैसे जैसे बढ़ती है शील्डिंग उतनी वीक हो जाती है। 5D की शील्डिंग 4D से भी कमजोर होती है, तो उसमें जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और भी ज्यादा होता है। पर खैर धीरे धीरे अपन बात करते हैं। तो ये आपके पास जैसे यहां पर क्या बात आती है, ग्रुप 15 की बात करते हैं अपने। तो इसका G और G-2, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनता है, +5। हालांकि नाइट्रोजन +5 शो नहीं करता क्योंकि वो एक अलग रीजन है, मतलब नहीं शो तो कर सकता है क्या अभी। और इसका जो दूसरा G-2 बनता है वो क्या बनता है, +3। वो ज्यादातर आपको किसमें नजर आएगा, वो आपको हैवियर एलिमेंट्स में नजर आएगा, जो आपके कौन से 4th पीरियड, 5th पीरियड और 6th पीरियड के एलिमेंट्स। ठीक है। इसमें अब आपको क्या समझने वाली बात है, स्टेबिलिटी की अगर आप बात करेंगे, स्टेबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो आर्सेनिक का जो +5 स्टेट है, आर्सेनिक का +5 स्टेट आर्सेनिक के +3 स्टेट से कम स्टेबल होता है। एंटीमनी का +5 स्टेट एंटीमनी के +3 स्टेट से कम स्टेबल होता है, लेकिन बिस्मथ का +5 स्टेट बिस्मथ के +3 स्टेट से कम स्टेबल होता है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, वेरी सॉरी, एक मिनट। +5 ज्यादा स्टेबल, +5 ज्यादा स्टेबल, यहां +3 ज्यादा स्टेबल, ऐसे लिख प्लीज करेक्शन कर। मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे जाते हुए बढ़ता है। द इम्पैक्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज, नीचे जाते हुए इनर्ट पेयर इफेक्ट का इंपैक्ट बढ़ता चला जाता है।
स्टेबिलिटी की बात करेंगे, वो कहते हैं भाई अब आप जैसे हायर में आते हो तो +5 +3 दोनों ही शो करेंगे। जैसे आर्सेनिक का है तो पेंटाक्लोराइड भी होगा, ट्राइक्लोराइड भी होगा, लेकिन अभी भी पेंटाक्लोराइड ही ज्यादा स्टेबल होता है जो जी के हिसाब से चलता है, क्योंकि वहां पर अभी 3D सिर्फ 3D है, इससे पहले सिर्फ 4D है। यहां पर आते आते वो इनर्ट पेयर इफेक्ट इतना बढ़ गया अभी एनएस इलेक्ट्रॉन को इसने, क्योंकि 3D के साथ साथ क्या यहां पर 3D 4D 5D के साथ साथ क्या क्या है 4f भी है यहां पर, तो एलिमेंट 24 हो गए, पहले यहां 10 है, यहां पर प्रीसीडिंग एलिमेंट है सिर्फ 3D, यहां पर है सिर्फ 4D, लेकिन यहां पर क्या क्या है 5D के साथ साथ 5D के साथ साथ आपके पास 4f भी है। तो 14 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, लेंथनॉइड कंट्रैक्शन, सारी चीजों का इंपैक्ट ऐसा आता है इस पर कि साइज छोटा होते होते तो इतना कसके पकड़ लेता है न्यूक्लियस कि बिस्मथ के केस में फिर +3 ही स्टेबल ज्यादा होता है, पांच इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाते, उसके एनएस इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाते, दोनों कसके पकड़ लेते हैं। वो कहता है हैवियर एलिमेंट शो तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ये वाले होते हैं पहले दो वाले, इनमें भी +5 ही ज्यादा स्टेबल होता है उनके हिसाब से। लास्ट एलिमेंट पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है इनर्ट पेयर का। मॉस्कोवियन को छोड़ो, मॉस्कोवियन या जो भी आपके 7th पीरियड के इसमें एलिमेंट्स हैं, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, दैट्स इट, क्योंकि वो इतने रेडियोएक्टिव है। जैसे आपने पढ़ा था कितनी हाफ लाइफ थी उसकी मॉस्कोवियन की 0.65 हाफ लाइफ का मतलब होता है, अभी अपने अगले टर्म में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है न्यूक्लियस टूटता है, तो अगर आपने 100 ग्राम मॉस्कोवियम लिया तो 0.65 सेकेंड में 50 ग्राम रह जाएगा, देसी भाषा में समझे। तो आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या पढ़ोगे, उसके कंपाउंड्स क्या बनाओगे, इससे पहले वो खत्म हो जाता है। 0.65 सेकेंड्स इज लेस देन 1 सेकेंड, इससे भी कम है, तो उसको हम ढंग से, बस वो है इतना है, उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब हम कहीं सिंथेटिक यूज है इस तरह से कोई एप्लीकेशन नहीं। क्या हुआ, अभी से घड़ी देख रहे हैं, घर की याद आ रही, ठीक है। तो ये आपके पास ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की बातें आती है, इसमें ये रिलेटिव स्टेबिलिटी। अच्छा, वैसे भी अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें आर्सेनिक +5 से अगर आप बात करें, आर्सेनिक +5 सबसे स्टेबल होगा, एंटीमनी +5 उससे कम स्टेबल होगा, और बिस्मथ का +5 सबसे कम स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का ही अगर ये एक ट्रेंड तो ये आ गया, जब आप एक ही एलिमेंट के उसके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करते हो, और एक ट्रेंड ये आता है कि आर्सेनिक का +3 स्टेट जो है, +3 की स्टेबिलिटी यानी G-2 की स्टेबिलिटी नीचे जाते हुए बढ़ेगी। आर्सेनिक से एंटीमनी का +3 ज्यादा स्टेबल है, और एंटीमनी से बिस्मथ का +3 ज्यादा स्टेबल है। इसका रीजन आपको बताया ना मैंने कि न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ है सारी बात, आप समझे मेरी बात को। ये मेरा कंट्रोल क्यों बढ़ता जा रहा है, अब मान लो जैसे एक जानवर आया, मैं बोलने तो किसी को दे नहीं रहा ना, मैं बोलने तो किसी को दे नहीं रहा, और वो आया बीच में बैठता, चाहता तो बोलना है, और वो मेरी ताकत बढ़ाता, मैं उसको बोलने देता नहीं। 10 जने आके बैठ गए, 10 जने बीच में आके बैठ गए, तो मेरी ताकत बढ़ती जा रही है, मेरा उल्टा कंट्रोल लास्ट सेट में बढ़ गया। अगर 24 जने बीच में आके बैठ गए तो नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, मैं बोलने तो किसी को दे ही नहीं रहा, 24 जने मेरे पास आ गए, तो किसका कंट्रोल बढ़ गया, 10 की जगह यहां पर 24 जने आ गए। कि समझ कितनी जल्दी आता है, कॉमर्स की बातें आप साइंस वालों, ठीक है। तो ये क्या है, इतना कंट्रोल बढ़ गया कि बिस्मथ अब तो मैं किसी को बाहर निकलने नहीं देना चाहता, पी वाला बाहर वाला निकल जाए, एस वाले तो जाने नहीं दूंगा, इसीलिए +3 की स्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा है कि NH2 तो मैं निकलने दूंगा, वो दो इलेक्ट्रॉन में निकल, NP3 निकल जाए कोई बात नहीं, इतना ही हो सकता है। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है, कई जगह पर इसके बेस पर आप जवाब देते हो। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो, ठीक है। मैंने पता नहीं रिकॉर्डिंग शुरू की नहीं किया, नहीं चल रही, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये जैसे आपके पास आ गया, अब बात शुरू हुई थी अपनी, जैसे इस चीज को समझो आप, मैं ये टेबल रन कर सकता हूं, ठीक है। इसके इंपैक्ट क्या आते हैं, जैसे अपने अभी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके इंपैक्ट ये आते हैं,
जैसे मान लो आर्सेनिक है, आर्सेनिक पेंटाक्लोराइड भी बनाएगा Cl5, और आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड भी बनाएगा। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? पेंटाक्लोराइड भी स्टेबल होगा। आर्सेनिक एंटीमनी भी मतलब स्टेबल ज्यादा ही होगा। एंटीमनी पेंटाक्लोराइड भी बनाता है और एंटीमनी ट्राइक्लोराइड भी बनाता है, फिर भी पेंटाक्लोराइड ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और इन दोनों आर्सेनिक पेंटाक्लोराइड से एंटीमनी पेंटाक्लोराइड कंपैरेटिवली कम स्टेबल, नीचे जाते हुए +5 की स्टेबिलिटी कम हो रही, कम स्टेबल होता है। और अगर आप बिस्मथ की बात करते हैं, बिस्मथ पेंटाक्लोराइड से कौन ज्यादा स्टेबल होता है? बिस्मथ ट्राइक्लोराइड। ठीक है, इनफैक्ट बिस्मथ पेंटाक्लोराइड एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो बिस्मथ के 5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, और वो है सिर्फ एक ही, जो महालालची फ्लोरीन। बिस्मथ का +5 स्टेट की अगर आप बात करते हैं, BiCl5 तो क्लोरीन की बस की बात नहीं है, सिर्फ एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, वो क्या होता है? बिस्मथ पेंटाक्लोराइड। एक बात, ठीक है, यानी ये आपको मेरी बात समझ आ रही है ना इनर्ट पेयर। अब इस इनर्ट पेयर इफेक्ट के इंपैक्ट क्या होते हैं? इसके इंपैक्ट ऐसे होते हैं कि BiF5 जो है, इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड बन तो जाता है +5, लेकिन वो हाथों हाथ क्या बनना चाहता है? सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलना पड़ेगा, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +3 में जाना चाहता है वो। तो इस प्रोसेस में क्या करेगा वो? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, +5 से +3। ठीक है, तो खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। इस तरह के भी सवाल आते हैं। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट पर बेस्ड जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरह से इनके जवाब देने पड़ेंगे। अभी हमने बात ये शुरू करी थी, हमने मेल्टिंग पॉइंट से बात शुरू की थी। मेल्टिंग पॉइंट में आपने लास्ट लाइन जो अपनी बात एक्चुअली शुरू हुई थी इनर्ट पेयर इफेक्ट की, वो वहां से हुई थी कि मेल्टिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड आता है। नॉर्मली हमने सोचा, देखो मैं आपको थोड़ा सा ये हटा सकता हूं, हो गया अपना, समझ आ गई मेरी बात? कोई बात नहीं, अपने अभी अब अपन जरा ना जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, उनको डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स की बात करें तो वैन डर वाल फोर्सेस क्या होती हैं आप समझो। जैसे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, एक होता है जैसे मान लो HCl है। अब HCl की शेप क्या होती है? वो पोलर होता है, इधर डेल्टा नेगेटिव और इधर डेल्टा पॉजिटिव। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या होता है कि क्लोरीन अपनी तरफ खींच के रखता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना। ऐसा नहीं कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम प्रोबेबिलिटी डायग्राम्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा मिलेगा और इधर क्या होगा? कम। ये प्रोबेबिलिटी कैसे बनती है पता है आपको? मान लो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में उसकी मैंने पिक ली एक बार, हाइड्रोजन एटम की पिक ली एक ट्रांसपेरेंट प्लेइंग कार्ड पे, वो कैसी दिखेगी? सौरभ मेरी तरफ भी देख लिया करो, जमीन में क्या देख रहे हैं आप? हैं? ये सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? वो भी झूठ। जमीन में क्या देख रहे हैं वो भी पता नहीं। कल मैंने इतना बताया था, अंतर्ज्ञान हो गया, कोई ऐसे अंतर्ज्ञान होता, कोई ऐसे। अच्छा आप कर रहे हैं, आगे तो लाइन खींच लो। 2 आई है, अच्छा मेरे ऊपर ही अप्लाई करना शुरू कर दिया है? कितनी देर बर्दाश्त कर सकता हूं मैं इसको, है भाई बंदे को? ठीक है चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने अगर हाइड्रोजन की पिक खींची, ये पिक आई मेरे पास, ऐसी आएगी। हालांकि इलेक्ट्रॉन ब्लड है, एग्जैक्टली तो बता ही नहीं सकता मैं, वो कोई ऐसी धुंधली सी इमेज आएगी। चलो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक और पिक खींची, वो मान लो ये आती है। प्रोबेबिलिटी जो डायग्राम होते हैं क्या होते हैं बता रहा हूं मैं। एक और पिक खींची, यहां आई, एक और पिक खींची, वो इलेक्ट्रॉन यहां आया। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ही है, ट्रांसपेरेंट प्लेइंग कार्ड पर है मान लो, जस्ट सपोज करो। अब इसको अगर मैं प्लेइंग कार्ड को 1 के रुपए रख दूं तो कैसा दिखेगा? ये कैसा दिखेगा मुझे? ऐसा दिखेगा? मुझे पता लगाना है इलेक्ट्रॉन कहां कहां रहता है, तो मैं इसकी असंख्य मतलब न्यूमरस फोटोग्राफ्स खींच देता हूं और एक के ऊपर एक रख देता हूं, तो मुझे क्या नजर आएगा? इसको आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां कहां हो सकता है हमें अंदाजा लग जाता है। तो प्रोबेबिलिटी जहां होती है वहां हम उसको ऑर्बिटल बोलते हैं।
समझ मेरी बात को? तो ये जो मैं इतने सारे बना रहा हूं ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादातर किसके पास मिलेगा आपको? क्लोरीन के पास मिलेगा, ठीक है ना? तो ये जो है, अगर HCl की बात करते हैं तो HCl दूसरे HCl से जो अट्रैक्शन करता है उसको आप क्या बोलते हो? इस तरह से ये इसको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है, जो कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरा भी क्या है? पोलर। लेकिन जब दो चीजें नॉन पोलर होती हैं, दो चीजें क्या होती हैं? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर होने में उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए, कोई रीजन ही नहीं है कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो ऐसी चीजें तो कभी जमा ही नहीं सकते आप, सॉलिड तो कर नहीं सकते, जैसे नोबल गैस है, नोबल गैस नॉन पोलर है। हीलियम की अगर आप बात करते हो तो हीलियम तो ये इसके दो इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में कोई पोलैरिटी है ही नहीं, लेकिन आप हीलियम जमा सकते हो, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नॉन पोलर हीलियम तो एक एटम है, तो उसमें उसका एक्सप्रेशन ही दिया जाता है, मान लो खूब सारे हीलियम एटम्स है, ठीक है, ये उसके दो इलेक्ट्रॉन, सबके दो दो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा हुआ कि इस हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां थे, उस दौरान इस हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां थे, तो उस दौरान यहां पर क्या चार्ज डेवलप हुआ? कुछ देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए पॉजिटिव, और यहां पर क्या डेवलप हुआ? नेगेटिव। और इधर क्या हुआ? नेगेटिव। और इधर क्या हुआ? सॉरी, इसको ऐसा कर दें, इन इलेक्ट्रॉन को मान लो अपन यहां बनाए, तो इधर नेगेटिव और इधर क्या हुआ? पॉजिटिव। जैसे दो ट्रेनें एक दूसरे को जब क्रॉस करती हैं उतनी सी देर के लिए, कि जब ये घूमते घूमते ऐसा हुआ कि इधर इधर कुछ, तो यहां पर क्या एक मोमेंट्री डायपोल बन जाता है, इंस्टेंटेनियस डायपोल बोलते हैं इसको, ठीक है ना? तो ये पर जैसे ही बस थोड़ा सा बना और बिगड़ गया, कभी इससे बन गया, कभी इससे बन गया, कभी इससे बन गया, ऐसे बनते बिगड़ते रहते हैं, इसको डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस बोलते हैं। ये वैन डर वाल्स फोर्सेस का सबसे वीकेस्ट टाइप होता है। इसी की बात कर रहा था मैं, जो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह को जो करता है, अगर अपन बात करें, ये क्या होता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आपकी स्पीशीज का, नॉन पोलर स्पीशीज का सतह होता है, उतना दूसरे एटम से इंटरेक्ट करने के लिए उसको जगह मिल जाती है। तो फिर क्या होता है कि आपको अगर ये बॉन्ड तोड़ने तो आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तो ऐसे केस में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जैसे अगर आप मान लो नोबल गैसेस की बात करते हो, हीलियम, नियन, हीलियम जैसे सबसे छोटा है, फिर नियॉन है, फिर आर्गन है, फिर क्रिप्टन है, फिर ज़ेनॉन है, तो साइज बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। वही हमारे 15 ग्रुप में हुआ है। आपने बॉइलिंग, हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो रूम टेम्परेचर पर गैस है, बाकी सारे सॉलिड्स होते चले जाते हैं। लेकिन हमारा जो बात शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या ट्रेंड आता है। मेल्टिंग पॉइंट में हमने सोचा था भाई साइज के हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि नाइट्रोजन से कहां तक लिखा था? फास्फोरस तक। देखो क्या लिखा था, बढ़ता है, लेकिन बाद में बिस्मथ के तक जाते जाते वो घटना शुरू हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या लाइन थी? एंटीमनी से बिस्मथ कम होना शुरू हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। उसका कारण क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मथ की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3, यानी बिस्मथ जो कंबाइन कर सकता है कितनी चीजों से कर सकता है? 3। जबकि आप अगर ऊपर वाले बात करेंगे, अगर बिस्मथ 3 बिस्मथ से जुड़ सकता है सॉलिड स्टेट में, अगर आप बात करेंगे, ठीक है ना? तो 3 से जुड़ेगा तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कम रहेगी, तो हमें तोड़ने के लिए भी कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। जबकि ऊपर वाले जो है वो ज्यादा एटम्स जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर या कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा है। नीचे आते हुए G-2 कंबाइनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो कम जनों से जुड़ेगा तो तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है उसका, लो टेम्परेचर पर ही वो टूट जाता है। अब कितना समझ आया ये अब आपके ऊपर है। हाँ, बना लेता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो ग्रेजुअली, अब मैं कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहा हूं। एलिमेंट मतलब अगर अपन बात कर रहे हैं, अभी मैं उसका कंपाउंड नहीं बना रहा, सिर्फ बिस्मथ। एक बिस्मथ 3 बिस्मथ से जुड़ सकता है, लेकिन एंटीमनी 5 से जुड़ जाएगा, तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो वो सीन है यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। अब देखो अपन इसको पढ़ लेते हैं जब। कहां थे अपने? बॉइलिंग पॉइंट्स, 2 नंबर पेज पे। द बॉइलिंग पॉइंट्स इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम
बट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज अप टू बिस्मथ। तो रीजन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप मेनली बिकॉज ऑफ मास एंड साइज। साइज बढ़ता जाता है, जिससे क्या होता है भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो नॉर्मल ट्रेंड है, but due to increase in the atomic size, thereafter even though the atomic size increases but the melting point of antimony and bismuth decrease. This unexpected decrease in melting points of antimony and bismuth is because of their tendency to form 3 covalent bonds instead of 5. समझ आ रही मेरी बात? और ये 3 की बात क्यों होती है? Because of inert valence. ठीक है ना? तो this results in weakening of the attraction amongst their atoms, thereby lowering the melting points. Because of larger size of ये atoms कर लेना items की जगह, bismuth has still weaker interatomic than interatomic attraction लिख लेना, then antimony does have still lower melting point. ठीक है, बस करें, चलो बाकी इसको फिर कल करते हैं। ठीक है।